Welcome students to the lecture number 3 for the chapter demand. Those who have not attended the previous two lectures, please go and watch the videos and then attend this class. Okay. So today we will start the topic demand function. Let us see what is demand function is all about. So demand function का मतलब होता है, what is the meaning of demand function? Demand function is nothing but it's a mathematical relationship. It's a mathematical relationship between demand of a particular commodity and its determinants. So what are the determinants? We have already studied in lecture number 2. Determinants में क्या क्या आता है? Price of the commodity, government policies, price of related goods, income of the consumer, taste and fashion, etc., etc., etc. We have already studied that. तो what does demand function mean? Demand function का मतलब होता है ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच? डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. एक कमोडिटी है, उसके डिमांड और डिटर्मिनेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. अब इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हाउ टू एक्सप्रेस द डिमांड फंक्शन मैथमेटिकली. लेट अस सी. देखिए, तो मैं यहां पे उसको एक्सप्रेस करने से पहले एक चीज बता दूं कि डिमांड को मैं यहां पे क्यू मान रहा हूं. ठीक है. एंड जो कमोडिटी मैं कंसीडर कर रहा हूं उसको मैं एक्स मान रहा हूं. यानी वी विल टॉक अबाउट द डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. सो अब कैसे मैं इस फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करूंगा? यू सी. सो इट्स क्यू एक्स is equal to function of determinant 1, let us say determinant 1 is price, ठीक है, plus determinant number 2, determinant 2 let us say income, income को मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं. ठीक है. determinant 3 let us say determinant 3 is government policy, so I will denote it by G. determinant 4 let us say determinant 4 is price of related goods, so I am writing PR for related goods and etc. तो etc के लिए प्लस करके यहाँ पे डॉट 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 आपको कर देना है. तो इस तरह से मैंने डिमांड फंक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया. तो डिमांड फंक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करोगे? QX इक्वल टू F स्टैंड्स फॉर फंक्शन, इज द फंक्शन ऑफ द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. जहां पे अब आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको शो करना है where F stands for function. What about P? P stands for price of the commodity. What about Y? Y stands for income of the consumer. G stands for government policy and PR stands for price of related goods. Clear? So this is all about demand function. मुझे उम्मीद है आप ये सीख गए हैं. अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक में. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? लॉ ऑफ डिमांड. बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ लो इस चैप्टर का रीढ़ का हड्डी यही है, लॉ ऑफ डिमांड. और लॉ ऑफ डिमांड को किसने बनाया था? अल्फ्रेड मार्शल ने. आओ सीखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है. तो लॉ ऑफ डिमांड को सीख लेते हैं. जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि लॉ ऑफ हु हैज डिपिक्टेड लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड को किसने बनाया था? तो इसको बनाया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा. ठीक है. बहुत बढ़िया से समझना है. तो अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि व्हेन
other things remain same। ठीक है, क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको, इसको मैं फिलहाल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं और इसको अंडरलाइन कर देता हूं। When other things remain same, if price rises, demand decreases, and if price falls, demand increases। क्या मतलब हुआ इसका? अल्फ्रेड साहब ने बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में कहा कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है, इफ प्राइस राइजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल डिक्रीज। वेरी सिंपल। आपने भी अपनी मम्मी को देखा होगा कि अगर किसी सब्जी का या किसी फल का प्राइस अगर बढ़ जाए तो वो उसको खरीदना थोड़ा कम कर देती है। वही चीज मार्शल ने ऑब्जर्व किया और फिर इसका उल्टा रिवर्स कर देते हैं। अगर प्राइस घटता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। बट एक चीज आपको यहां पे सीखना है, मार्शल जब ये लॉ बना रहा था तब उसने एक चीज अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया? उसने ये अजम्पशन किया जो मैंने यहां पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स मतलब अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावे आपने सीखा है कि डिमांड को अफेक्ट करने वाला बहुत सारा डिटर्मिनेंट्स है। देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड, like price of related goods, income of the consumer, government policy, expectations of future। ऐसा बहुत सारा डिटर्मिनेंट्स है जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब मार्शल का कहना था कि यहां पे जो चेंजेस आएगा इन सारे डिटर्मिनेंट्स में से सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा और बाकी सारा डिटर्मिनेंट को मैं ये मानता हूं कि वो कांस्टेंट रहेगा, वो इक्वल रहेगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एजम्पशंस मार्शल ने किया। तो मैं अगर यहां पे उसका एजम्पशंस लिखूं, अदर थिंग्स रिमेन सेम। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये अदर थिंग्स रिमेन सेम को हम लोग सेटेरिस पैरिबस के नाम से भी जानते हैं। सेटेरिस पैरिबस, इसको याद रखना। सेटेरिस पैरिबस मींस अदर थिंग्स रिमेन सेम। क्लियर? अब आता हूं एजम्पशंस में। तो अदर थिंग्स रिमेन सेम, उसमें कौन कौन सा थिंग्स है जो सेम रहेगा? सबसे पहला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स remain same। Third, there is no change in government policy। Number four, taste, fashion and preferences of the consumers remain constant। Number five, there is no future expectations of change in income। ठीक है। नंबर सिक्स, population of a region remain constant।
ठीक है। सो ये था अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। डिमांड शेड्यूल देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिमांड शेड्यूल। ठीक है। डिमांड शेड्यूल बच्चों एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है। सर बताइए क्या चीज रिप्रेजेंट करता है ये टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन? क्या चीज का करता है? ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए commodity purchased at different prices। सर क्या लिख दिया आपने इतना भारी भरकम? बहुत सिंपल है बाबू, भारी भरकम चीज नहीं है। इसका मतलब है कि डिमांड शेड्यूल जो है एक टेबल होता है और उस टेबल में हम रिलेशनशिप शो करते हैं। किस किस चीज का? प्राइस का और डिमांड का, कि किस किस प्राइस पे कितना कितना डिमांड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं, यू सी। तो ये जो है एक टेबल बना दिया और टेबल में मैंने दो कॉलम्स बना दिए। और फर्स्ट जो कॉलम है मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइस, जिसको डिनोट कर रहा हूं पी से। और सेकंड कॉलम में मैं यहां पे लिख रहा हूं डिमांड, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। इसको जब हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बना लिया। अब इन दोनों के बीच क्या है रिलेशन, ये मैं शो करूंगा और मार्शल साहब को याद रखूंगा। व्हाट मार्शल हैज सेड, that if price will decrease, demand will automatically increase, and if price increases, demand falls. This is Marshall's law. So let me say कि प्राइस जब 10 रुपया था तो लेटेस्ट से डिमांड था 100 यूनिट्स। प्राइस अब मैं घटा रहा हूं, घटा के मैंने यहाँ 8 रुपए कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल इंक्रीज। अब मैं 100 से इसको कितना कर दिया? 200। फिर मैं इसको 2 रुपए से और घटा दिया, इसको 6 कर दिया और ये हो गया 300। तो ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो प्राइस और डिमांड के बीच, जब इसको आप एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हो, इट बिकम्स योर डिमांड शेड्यूल। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, दिस इज क्लियर। नाउ अब अगर इस शेड्यूल को हम ठीक से ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व दिस प्रॉपरली, तो यू विल फाइंड कि द डिमांड और प्राइस के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना? आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशनशिप एक नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब दोनों विपरीत दिशा में भागता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करता है। जैसे अगर प्राइस घट रहा है, आप यहां पे देखो, अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस मान लीजिए बढ़ जाएगा तो डिमांड विल डिक्रीज। सो ये हम डिमांड शेड्यूल से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको कहते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। आइए सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। There are two types of demand schedule you have to study. So what are those two types? Let us see. One is individual demand schedule. This one is individual demand schedule, and the other one is market demand schedule. The other one is market demand schedule. Got it? ठीक है। अब मैं समझता हूं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। एक बार मैं उसका डेफिनेशन यहां पे लिख दूं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है, इट मींस दैट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which are
purchased by a single household during a given period at different prices. तो क्या लिखा मैंने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज, यहां पे एक व्हेन जोड़ देता हूं, व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच आर परचेज बाय अ सिंगल हाउसहोल्ड, मैं सिंगल हाउसहोल्ड को हाईलाइट कर दूं, सिंगल हाउसहोल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस, कॉमा रिप्रेजेंटेड in a tabular form, it is called individual demand schedule. हम इसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, कि यहां पे हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं एक सिंगल हाउस होल्ड का, एक सिंगल इंडिविजुअल का, कि डिफरेंट प्राइसेस में वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो परचेज कर रहा है उसको जब हम एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इट बिकम्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट अबाउट मार्केट डिमांड शेड्यूल? अब इसी डेफिनेशन को देखो, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जब मैं सेम, इसका सेम डेफिनेशन होगा और यहां पे सिंगल हाउस होल्ड की जगह ऑल द हाउस होल्ड आ जाएगा या ऑल द इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, ठीक है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, तो उसको मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल कहूंगा। यहां पे अगर मैं सिर्फ राम की बात कर रहा हूं तो यहां राम, श्याम, लक्ष्मण, भरत सब की बात कर रहा हूं, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, व्हेन डिफरेंट, एकदम सेम बाबू लिखना, एकदम सेम, व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी आर परचेज्ड, ठीक है, आर परचेज्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स, ठीक है, या फिर ऑल इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड is represented in a tabular form, it is called market demand schedule. Hopefully this is clear. अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आइए सीखते हैं एक एग्जाम्पल से इन दोनों के बारे में, ठीक है। चलिए, अब मैं एक डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं। सपोज करो मैं ये बना रहा हूं, लेट अस से फॉर अक्षय, ठीक है। अक्षय एक इंडिविजुअल है, मैं उसके लिए एक डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं, और हमारा जो कमोडिटी है, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा जो कमोडिटी है वो है एक्स, ठीक है। अब मैं यहां दो कॉलम बना रहा हूं अक्षय के लिए। एक आप देख सकते हैं कि मैं पहला कॉलम यहां प्राइस का बना रहा हूं, इसका पीएक्स नाम रखता हूं, और ये मैं बना दिया डिमांड का, इसका क्यूएक्स नाम रखता हूं। तो सपोज करो ये जो कमोडिटी एक्स है, इसका प्राइस जब 10 रुपए था तो अक्षय इसका 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, परचेज कर रहा था। सपोज दैट कि इसका प्राइस घट के 8 रुपया हो गया,
तो व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो अक्षय अब इसका 10 क्वांटिटीज खरीद रहा है। अब इसका प्राइस और घट गया, 6 रुपया हो गया, तो ये इसका 15 क्वांटिटीज खरीद रहा है। ये और घट गया, ये 4 हो गया, तो अक्षय 20 क्वांटिटीज खरीद रहा है। ये एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर एक सिंगल हाउस होल्ड का डिमांड हमने एनालाइज किया एक टैबुलर फॉर्म में। तो ये इसको हम लोग कौन सा डिमांड शेड्यूल बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं एक और डिमांड शेड्यूल यहां पे डिंपल का बना रहा हूं, ठीक है, डिंपल, ठीक है। अब डिंपल का डिमांड शेड्यूल मैं बना रहा हूं, ये भी मैं सिंगल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं। हमारा कमोडिटी वही रहेगा x, तो मैं इसको px मान रहा हूं, एंड ये डिमांड हो गया, मैं इसको qx मान रहा हूं। अंडरस्टैंड? सो लेट अस से व्हेन द प्राइस ऑफ commodity x was 10, Akshay was buying 5 units of that commodity. But what about Dimple? Dimple खरीद रही है let us say 6 units of that commodity. Now अब ये मैं प्राइस घटा के 8 कर दिया। When the price was 8, Akshay was buying how many? 10 units. So let us say Dimple was buying 12 units. Now let us say the price decreases to 6, Dimple is now buying 20 units. Let us say the price decreases to 4 and Dimple is now buying 25 units. यहां पे भी हमने एक सिंगल इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड का डिमांड को एनालाइज किया, रिप्रेजेंट किया एक टैबुलर फॉर्म में। इसको भी हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब आप लोग सीखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। यानी मैं इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के साथ ऐड कर दूंगा, सम अप कर दूंगा, तो फिर जो मुझे एक डिमांड शेड्यूल मिलेगा मैं उसको बोल दूंगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मैं अक्षय और डिंपल दोनों के डिमांड शेड्यूल को अक्यूमुलेट करके एक अलग से डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं, एंड दैट वुड रिप्रेजेंट आवर मार्केट डिमांड शेड्यूल। गॉट इट? सो लेट मी ड्रॉ द 2 कॉलम्स। ये हो गया प्राइस का कॉलम, आई वुड नेम इट एज px। ये हो गया हमारा डिमांड का कॉलम, इसका नाम रखोगे qx। अब आओ देखते हैं। देखो, जब प्राइस 10 रुपया था मार्केट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत इजी है। जब प्राइस 10 रुपया था तो हाउ मेनी कमोडिटी ऑफ एक्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स वर डिमांडेड? सो अगर मैं अक्षय और डिंपल दोनों को प्लस कर दूं, 5 + 6, इट इज नाउ इक्विवेलेंट टू 11 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद देखो जब प्राइस 8 रुपए हो गया तो डिमांड दोनों का जोड़ दो, 10 + 12, 10 + 12, it would amount to 22. Then when the price decreases further to 6, total demand was 15 + 20, amounting to 35. And then when price again falls to 4, the demand, the total demand is 45. ये जो शेड्यूल आपने यहां सीखा, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको एक चीज यहां बताता हूं कि आप अगर देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को देखो और मार्केट डिमांड शेड्यूल को देखो, तीनों में जो प्राइस का कॉलम है वो तीनों का सेम है। तो इफ यू हैव ऑब्जर्व, द प्राइस कॉलम is absolutely same or uniform, you can say it is uniform throughout. Change किस में आ रहा है? Where do you find the change? Change will be in quantity column. तो इसको आप ध्यान में रखिएगा जब आप मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाओगे, तो it is absolutely same. Price column is absolutely same of individual demand schedules, but where is the change? Change you will find in the quantity. Clear? तो आज यहीं तक मैं आपको बताऊंगा, फिर अगले क्लास में वी विल स्टडी अबाउट डिमांड कर्व एंड फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर।